ऑन एयर विद सैयद सलमान में आप सभी का स्वागत है। बहुत अरसे के बाद एक बार फिर हम आपके बीच रूबरू हैं और मेरे साथ इस वक्त हैं मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी। नमस्कार। अनिल गलगली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अनिल जी, कई दिनों से सोचा जा रहा था कि नए सिरे से कुछ किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का दौर है और उस सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ इतनी नफ़रतों भरी बातें हो रही हैं जिसमें सामाजिक मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दे, शैक्षणिक मुद्दे एकदम से गायब हैं। जो चीज़ें हावी हैं वो हैं बस सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद और राजनीतिक भेद। ऐसे में कुछ लोग शहर में ऐसे भी हैं, हम अपने दर्शकों को भी बता दें, कुछ लोग शहर में ऐसे भी हैं कि जो राजनीतिक मुद्दों से हटकर भी सामाजिक मुद्दों पर आज भी ध्यान रखते हैं। राजनीतिक लोगों को घेरते भी हैं, उनकी गलतियों को पकड़ना और उन्हें फिर जनता के सामने लाना और जनता के कटघरे में खड़े कर देना भी एक तरह की समाज सेवा ही है, जिसमें अनिल भाई काफ़ी आगे रहे हैं। अनिल जी, इनसे मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। दो रिश्ता, एक तो हम लोग गुरु भाई भी हैं, एक ही कॉलेज से हम लोग पढ़े भी हैं, तो हमारा एक अलग भी रिश्ता बनता है। आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए, यूँ तो हम चलते चलते घूमते हुए आज शहर का जायज़ा लेने के लिए निकले हैं, कोरोना महामारी के बाद क्या हालत है। हमारे साथ हमारे मित्र तबरेज़ जी भी हैं जो हमारे लिए सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। और इस बीच एक विषय निकला है, बहुत ही गंभीर है, बाला साहेब ठाकरे के स्मारक को लेकर, जिस पर अनिल जी ने आरटीआई डाली है और उसका बड़ा ही एक महत्व है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, आगे भी आ सकता है। इसी पर हम सोचते हैं कि अनिल भाई से बात भी कर लें और आप लोगों को उससे रूबरू कराएं। अनिल जी, ये क्या मामला है और वो क्या आपके दिमाग में आया कि आपको ये कर लेना चाहिए? देखिए कि बाला साहब ठाकरे जी सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश के लिए काफ़ी उनका एक अलग स्थान है। तो इस बाला साहब ठाकरे स्मारक को लेकर जब 8 साल पहले नींव रखी गई थी तो सभी ने उसका स्वागत किया। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवसेना उनके साथ में थी, मगर उनकी भूमिका जो विपक्ष की थी। लेकिन उस वक्त जो महापौर बंगला उन्हें दिया गया और वहाँ पर स्मारक बनाने की योजना बनाई गई, उसका सभी ने स्वागत किया। और निश्चित तौर पर बाला साहब ठाकरे जैसे व्यक्तित्व का स्मारक बनना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को उसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 8 वर्षों में जिस तरह से स्मारक का काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। हाल ही में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, वो उस स्मारक के अध्यक्ष थे। उन्होंने आनंद फानंद में अपने पुत्र जो पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, उन्हें उसका अध्यक्ष बनाया। इस पर भी किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो स्मारक होता है जिस व्यक्ति का होता है, अधिकांश हमारे देश में यही परंपरा चली है कि उस परिवार का जो व्यक्ति होता है उसका अध्यक्ष होता है या मुखिया होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इस पूरे स्मारक बनाने को लेकर तभी सरकार ने 100 करोड़ का प्रावधान किया था और MMRDA के फंड से वो खर्चा होना निश्चित किया गया था। सबसे पहले कि जो वहाँ की पूरी जो स्ट्रक्चर्स है उसे लेकर भी काफ़ी लोगों में आपत्तियाँ हैं, हम उस पर भी नहीं जाते। तो फिर करप्शन के मामले कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक आम धारणा है कि मनमोहन जी बड़े ईमानदार थे, लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन के चार्जेस उनके कार्यकाल के दौर में ही हुए और उनका नाम इस्तेमाल हुआ। वो शामिल थे नहीं थे ये तो जनता समझ सकती है, लेकिन हुआ ना, आखिर बदनाम तो हुए। तो क्यों यही मामला तो इस वर्तमान राज्य सरकार के साथ में भी हो सकता है। भले ही ये लोग ईमानदार हैं, इनके ऊपर इस तरह का मामले नहीं है, लेकिन ये मामला तो गंभीर हो सकता है आगे जाकर। निश्चित तौर पर मेरा तो मानना है कि जो नेतृत्व होता है, चाहे वो सक्रिय दुर्जन हो या निष्क्रिय सज्जन हो, ये दोनों मामले में करप्शन के चांसेस अधिक होते हैं। क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट पर अनदेखी करते हो तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। मेरा मानना है कि ये पूरी प्रक्रिया में समिति को खुद को दूर रखना चाहिए था, उन्हें सिर्फ उस पर देखरेख करने का अधिकार दिया गया था। MMRD जब कॉन्ट्रैक्टर का नियुक्ति करेगी, आर्किटेक्ट की नियुक्ति करेगी, प्लान बनने के बाद जब वो स्मारक तैयार होगा तब उसका उद्घाटन होने के बाद समिति की जिम्मेदारी शुरू होती है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि समिति का रोल पहले से शुरू हुआ, पहले से वो इंटरेस्ट अधिक ले रहे हैं और कहीं ना कहीं तो पारदर्शिता और जवाबदेही इन दोनों मामलों में अनदेखी होने का काम हो रहा है। MMRD को आर्किटेक्ट का नियुक्त करना चाहिए, MMRD को टेंडर निकालना चाहिए और सभी का सभी काम MMRD को ही करना चाहिए,
ताकि समिति के किसी भी सदस्य पर किसी भी तरह का पक्षपात का आरोप नहीं लगेगा। इसमें उद्धव ठाकरे जी है, आदित्य ठाकरे जी है, पूनम महाजन, सुभाष देसाई, बहुत बड़े नाम है। लेकिन कुछ ऐसे चंद नाम भी है जिनका चरित्र और चाल और चेहरा विवादित हो सकता है, उस पर मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। ये चाल चरित्र और चेहरे पर काफ़ी कुछ हंगामा हो चुका है इससे पहले भी। आप संक्षेप में अब ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं, क्या होना चाहिए और क्या करें उद्धव सरकार इस पे ऐसे क्या कदम उठाए जिससे इस पर कंट्रोल किया जा सके। मैं सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही पहले ही खेप में बिना किसी के सूचना के या अनुरोध पर उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा। तो मेरा मानना है कि जो भी समिति है, समिति का दायरा सीमित है। पूरे देश में जो अलग अलग समितियाँ स्मारक की चलती है उसका भी उनको अध्ययन करना चाहिए और इसका पूरा जिम्मा MMRD पर सौंपना चाहिए। MMRD के जो कमिश्नर आर्य राजू वो कहते हैं कि सरकार हमें फंड देंगी, सरकार जैसे आदेश जैसे हम ऐसा काम करेंगे, ये बात गलत है। क्योंकि MMRD एक एजेंसी है, वो अपने नियमों से काम करती है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में CVC जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर के कुछ गाइडलाइंस है, और जब इस तरह का स्मारक बनता है तो आर्किटेक्ट ऑफ काउंसिल इसके भी कई सारे मानक हैं, उसका भी आपको पालन करना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप आर्किटेक्ट की नियुक्ति करते हो तो MMRD को टेंडर निकालना चाहिए, जूरी का निर्माण करना चाहिए और जूरी के सजेशंस पर उनके दिए हुए मार्क्स के ऊपर आपको आर्किटेक्ट नियुक्त करना चाहिए। ये परंपरा का यहाँ पर निर्माण नहीं किया गया। यही सबसे बड़ा दुख इसलिए है क्योंकि बाला साहब ठाकरे सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं पूरे देश के नेता थे। उनका स्मारक बनेगा तो पूरे देश विदेश से लोग देखने आएंगे। तो मेरा मानना है कि ठाकरे परिवार हो, स्मारक समिति हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, MMRD को इसमें पारदर्शिता तो रखनी चाहिए और ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा काम इसलिए होना चाहिए क्योंकि 100 करोड़ रुपए का जो खर्चा होने वाला है या अधिक होने वाला है वो पब्लिक टैक्स के मनी से होने वाला है, वो किसी निजी संपत्ति से नहीं होने वाला है। तो जब पब्लिक टैक्स का मनी जहाँ पर इन्वॉल्व होता है वहाँ पर पारदर्शिता, जवाबदेही, CVC के गाइडलाइंस और आर्किटेक्ट ऑफ काउंसिल के गाइडलाइंस का नियम का पालन होना चाहिए। अनिल जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। इस विषय पर हम लोग लगातार नज़र बना के रखेंगे। इससे पहले भी कई हमारे शोज़ की विशेषता रही है कि हमने जिस मुद्दे को छुआ उसे अंत तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं और ये मुद्दा भी चूँकि बाला साहेब ठाकरे से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र की आन बान शान कहे जाते रहे हैं बाला साहेब, और इस मुद्दे को, इस बहुत ही नाजुक मुद्दे को अनिल गलगली जी ने छुआ है। देखते हैं उनके इस मामले में सरकार क्या रुख अपनाती है, सरकार की तरफ से किस तरह की कोशिश की जाती है कि ये मामला सुलझे, इसमें बेहतरी हो और बाला साहेब का एक आकर्षक और जो उनकी छवि के अनुसार है ऐसा स्मारक बनकर तैयार हो जिस पर महाराष्ट्र गर्व कर सके। अनिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी, हम इस विषय पर फिर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लगातार अपने, चूँकि हम एक सुरंग से गुजर रहे हैं तो 30 सेकेंड हम आपका इसलिए लेना चाहेंगे ताकि जब इससे बाहर निकलें अपने चेहरे के साथ अनिल जी के साथ हम विदा लेते हुए आपको ये बताते चलें कि बीच बीच में हम इस विषय पर और भी लोगों से बात करते रहेंगे। अनिल जी खुद इस पर नज़र रखेंगे और अनिल जी इस विषय को हमारे साथ साझा करते रहेंगे। ऑन एयर विद सलमान के ज़रिए हम कुछ और अतिथियों से आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे, कुछ ऐसे मुद्दों पर जिसका ताल्लुक आपसे है, मुंबई की जनता से है, महाराष्ट्र की जनता से है। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, हमारे सहयोगी, हमारे सारथी तबरेज़ भाई को, भाई अनिल गलगली जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन आगे भी देखते रहिएगा ऑन एयर विद सलमान। नमस्कार।